बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 से, दैट इज चैप्टर का नाम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके एग्जाम में 8 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक नंबर के 2 MCQ आएंगे। 8 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है भाई साहब। 80 नंबर के पेपर में 8 नंबर मतलब 10% ऑफ द पेपर का 10% वेट है आपका कैश फ्लो वाले चैप्टर का। तो इसकी कुछ बातें मैं बताऊंगा, रिवीजन करते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखना, इन चीजों का रिवीजन कर लेना, क्योंकि यही सब चीजें होती है जहां बच्चे गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां मत करना। मैं आपको बता दूं, देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो आप गलतियां करते हो, क्या मैं बताता हूं आपको, गलती आप ये करते हो, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, सीधे क्वेश्चन बनाने लगते हो। क्वेश्चन बनाते हो, पूछ लेते हो, कर लेते हो, फिर अगले क्वेश्चन फिर वही सेम डाउट। रीजन क्या उसके पीछे का? तो रीजन सिर्फ यही है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा, डाउट आया, पूछा, उसको लिख दिया और आंसर निकाल लिया। क्या फायदा इससे? क्या मिला आपको कुछ सीखने को? अगली बार भी तो आप वही गलती कर रहे हो। तो मतलब बेसिकली आपको करना है क्या है, किसी भी चैप्टर के लिए, कैश फ्लो के लिए नहीं बोल रहा मैं, कोई भी चैप्टर आप रिवाइज करो, किसी भी सब्जेक्ट का आपका बेस जो मजबूत होना चाहिए। वो बोला जाता ना कि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आपकी बिल्डिंग भी, आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो सब कुछ मजबूत रहेगा। कहा जाता है कि लेंटर मजबूत होना चाहिए। दैट्स सेम यही है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता आप कर लोगे। प्रैक्टिस से बस ये फायदा होता है कि आप जब क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाते हो, तो एग्जाम के टाइम पे फटाफट हाथ चलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, हाथ रुकता नहीं है, फटाफट करते हो और टाइम मैनेजमेंट के काम आता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को उठाया, मैं इसमें बात करूंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन बनाए, चैप्टर क्लियर, अगले पे जाओ। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है 31 मार्च से पहले, क्योंकि 31 मार्च को भाई साहब आपका एग्जाम है और ये आपके स्कूल का आखिरी एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद आप पहुंच जाओगे कॉलेज में, यानी आप हो जाओगे बड़े। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो कैश फ्लो जब करेंगे हम, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपको बेस रखनी है, तीनों एक्टिविटी के बारे में बताओ। ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है। थ्योरी MCQ 1 नंबर का आएगा, आपसे पूछा जाएगा डिविडेंड पेड। तो याद रखना, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा, यहाँ पे 1 नंबर में बच्चे गलतियां करते हैं, बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा है तो भाई साहब इंटरेस्ट पेड तो फाइनेंसिंग में भी आता है, ऑपरेटिंग में भी आता है। सर ये तो दोनों जगह आता है, मैं क्या लगाऊं? भाई साहब वो इनडायरेक्ट मेथड है, दैट्स व्हाई हम उसको ऑपरेटिंग में दिखाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बता रखा है, मैं वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूं, उसमें पूरा शुरू से मतलब फंडामेंटल से लेकर कैश फ्लो तक सब कुछ है। 115-10 लेक्चर के आसपास है उसके अंदर। आपका जो टॉपिक डाउट है उस प्लेलिस्ट में जाना, उस टॉपिक को देखना, उसको क्लियर करना। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी कर सकता हूं वहां से, बट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर है तब क्वेश्चन करना। आपको ये वैसा सजेस्ट करूंगा, जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पहले कॉन्सेप्ट करो। ये बात मैं चौथी बार बोल रहा हूँ और 4 बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मतलब कुछ तो वैल्यू है तभी बोल रहा हूँ। तो देखो आप तो याद रखना, जो हम बात जिस पे थे कि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो या इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमने पढ़ा है कि फाइनेंसिंग से माइनस ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता है ड्यू टू इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर उसका आपसे 1 नंबर में कोई MCQ में पूछे तो आप बताओगे भाई साहब किस में आता है? तो डिविडेंड पेड अगर नॉर्मल कंपनी है तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, वो एक ऑपरेटिंग कंपनी है तो उस केस में ऑपरेटिंग का पार्ट है, तो वो आपको उस हिसाब से आंसर देना होगा, ध्यान रखना बात। अब आते क्या करना, तो आपको तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। फिर ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मेट, उसके बाद हमें एसेट्स का अकाउंट बनाता है, उसके 2 मेथड थे, ग्रॉस एसेट्स मेथड और नेट एसेट्स मेथड। तो आपको बताना चाहिए कब ग्रॉस एसेट मेथड लगेगा, कब नेट एसेट्स मेथड लगेगा। तो आपको मेथड्स पता होगी, कब आपको ग्रॉस से अकाउंट बनाना है, कब नेट से बनाना है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता है तो हम ग्रॉस लगाते हैं, वरना नेट लगाते हैं। इसके भी कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स है, मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट लगा दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, कि कब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना होगा, कब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाना, प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, कब कैसे होगी, एक ये टॉपिक, इसको ध्यान रखना। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल एक लेक्चर बना रखा है, तो वो देख लेना आप। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर जो टॉपिक क्लियर है उनको टाइम वेस्ट नहीं करना, जो क्लियर है, जो नहीं है उसको करो, फिर क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन, यहां बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लो शुरू में 1 लाख का है, ठीक है, आपका डिवेंचर 10% डिवेंचर शुरू में 1 लाख का, एंड पे वो हो गया 2 लाख रुपए का। तो 1 लाख बढ़ा, जो 1 लाख बढ़ा वो तो फाइनेंसिंग में प्लस हो गया। अब आते कि इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते, तो ध्यान रखना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है तो हम ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ओपनिंग वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000 का इंटरेस्ट हो गया, फाइनेंसिंग का माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। वही माना लिखा होता है कि जो एडिशनल डिवेंचर इशू है साल के शुरू में हुए, मतलब जो 1 लाख इशू है शुरू में ही हो गया, तो पूरे साल तो 2 लाख चला, तो फिर आप 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालते हैं। एंड पे हुआ है तो पूरे साल तो 1 लाख चला, 1 लाख पे निकालते हैं। साल के बीच में हुआ है तो 6 महीने 1 लाख पे, 6 महीने 2 लाख पे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर जो अमाउंट आता वो अमाउंट आ जाता।
तो ऐसे इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन में टाइम डेट दिया हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट निकालना और डिविडेंड निकालना आना चाहिए। तो इस टॉपिक को भी जरा ध्यान से देख लेना। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमेशा नीचे निकले नोट में लिखा मिलेगा, याद रखना आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला ही लेना है, और करंट ईयर आपको मतलब नहीं है तो प्रीवियस ईयर वाला लेंगे, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक ये टॉपिक आता है लिखा, जैसे मान लो प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे, शुरू में था 2 लाख का, एंड पे हो गया 1 लाख, यानी आपका 1 लाख कम हुआ, तो आपने पढ़ा 1 लाख कम हुआ फाइनेंसिंग से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। लेकिन इस रूल इसका क्या 10% प्रीमियम का क्या, प्रीमियम मतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो 10% यानी 10,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, या फिर जो डिफरेंस उस पे लेते हैं बच्चे इस पे ले लेते हैं, जितना रिडीम कितना कम हुआ 1 लाख तो उसी पे लेना है, तो 1 लाख का 10% 10,000, यानी आपने पेमेंट करी होगी 1,10,000, तो 1,10 फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, और जो 10,000 रुपए आपने ज्यादा पे किया लॉस है वो ऑपरेटिंग में प्लस भी होगा। सॉरी बच्चों, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपने क्वेश्चन को करते टाइम। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर आप 2 4 5 क्वेश्चन बनाओ, वन टाइम में अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा तो बस वेरी गुड, वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। फिर जैसे चैप्टर रिवाइज होने के बाद पेपर बनाना टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, हमें अच्छा लगेगा, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। और हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछो अपने डाउट्स, उसका भी सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ बैठे, क्योंकि हम आपके लिए ही बैठे हैं। ठीक है, और ऐसी हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके एक एक करके सबकी वीडियो डाल दूंगा, तो आप उनको उस हिसाब से अपनी बोर्ड की जो लास्ट टाइम पे रिवीजन उस हिसाब से कर लेना। आपको अगर पेपर की रिक्वायरमेंट के साथ में हमें पेपर दो प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेपर लगा दूंगा, उस पेपर को डाउनलोड करके आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं आपको आंसर की दूंगा, आप उसको मैच करके अपना खुद को इवेल्युएट कर। देखो, खुद को जब इवेल्युएट करते हैं तो हम निखरते हैं, तो निखारना सीखो, खुद को निखारो अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चों, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पेपर दो, अच्छा रिजल्ट लाओ, यही हम भगवान से, राम जी से दुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।